गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पे। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चंस को। डियर स्टूडेंट, ये टॉप 25 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके पॉलिटेक्निक अथवा IERT एंट्रेंस एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस क्लास के किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके पॉलिटेक्निक अथवा IERT एंट्रेंस एग्जाम में बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्लास से आपके पॉलिटेक्निक अथवा IERT एंट्रेंस एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। एक बात और मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट, इन 25 क्वेश्चन का सबसे पहले आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा और अपने आप से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। और देखिएगा डियर स्टूडेंट कि इन 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का आंसर हम बिल्कुल सही दे पा रहे हैं। यदि डियर स्टूडेंट इन 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दे पाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पर है। यदि डियर स्टूडेंट इन 25 क्वेश्चन में आपका 20 से कम सही होता है, तो इसका मतलब आपको और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। तो डियर स्टूडेंट, इन 25 क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले आप लोग अपने आप से देने का प्रयास कीजिए और देखिए हम इन 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दे पाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है BHC का पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए आपका है बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी आपका है बेंजीन हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी आपका है बेंजीन हाइड्रोक्सी कार्बोनेट और ऑप्शन नंबर डी आपका है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो डियर स्टूडेंट, BHC का पूरा नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है पौधे को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी आपका है DDT। ऑप्शन नंबर सी आपका है क्लोरोफार्म और ऑप्शन नंबर डी आपका है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो डियर स्टूडेंट, पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है DDT। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। DDT का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि DDT का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है चेचक के टीके के आविष्कारक हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका है एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर बी आपका है वर्जिलियस। ऑप्शन नंबर सी आपका है लुइस पास्चर और ऑप्शन नंबर डी आपका है गेवर। तो चेचक के टीके के आविष्कारक एडवर्ड जेनर थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका है गैस के अणुओं से अधिक। ऑप्शन नंबर बी आपका है द्रव के अणुओं से अधिक। ऑप्शन नंबर सी आपका है गैस के अणुओं के बराबर और ऑप्शन नंबर डी आपका है द्रव के अणुओं से कम। तो डियर स्टूडेंट्स, ठोस अवस्था में जो अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है वह द्रव के अणुओं से कम होती है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, जो गतिज ऊर्जा का क्रम है सबसे कम होता है डियर स्टूडेंट आपका ठोस का, उससे ज़्यादा आपका होता है द्रव का और सबसे ज़्यादा होता है आपका गैस का। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा आपका होता है गैस का, उससे कम होता है आपका द्रव का और सबसे कम होता है आपका ठोस का। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका है भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ऑप्शन नंबर ए आपका है आयरन। ऑप्शन नंबर बी आपका है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी आपका है सोडियम और ऑप्शन नंबर डी आपका है मैग्नीशियम। तो भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो आपका ऑक्सीजन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है गैस द्रव्य की वह अवस्था है जिसका। ऑप्शन नंबर ए आपका है आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका है आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है।
ऑप्शन नंबर सी आपका है आयतन अनिश्चित तथा आकार निश्चित होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका है आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है। तो बताइए गैस द्रव्य की वह अवस्था है। तो डियर स्टूडेंट, गैस द्रव्य की वह अवस्था है जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गैस द्रव्य की वह अवस्था है जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। इसी में यदि मैं आपसे पूछ लूँ कि ठोस में क्या होता है, तो ठोस में डियर स्टूडेंट, ठोस द्रव्य की वह अवस्था है जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है। ठोस द्रव्य की वह अवस्था है जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है। वहीं पर डियर स्टूडेंट द्रव की बात करें तो द्रव जो है वो आपका द्रव्य की वह अवस्था है जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। इस तरीके से आप तीनों पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित, द्रव का आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, और जो आपका गैस होता है आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए आपका अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन नंबर बी आपका घटती है, ऑप्शन नंबर सी आपका बढ़ती है, और ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा घटती है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया। ऑप्शन नंबर ए आपका है डाल्टन, ऑप्शन नंबर बी आपका है जे थॉमसन, ऑप्शन नंबर सी आपका है बैकेरल, और ऑप्शन नंबर डी आपका है थॉमस ग्राहम। तो परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया, तो परमाणु को सर्वप्रथम डियर स्टूडेंट बैकेरल ने विभाजित किया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 तथा परमाणु भार 39 है, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या। तो आप न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हो, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए करते क्या है डियर स्टूडेंट, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा देते हैं। तो परमाणु भार है 39, इसमें से परमाणु क्रमांक 19 आप घटा दो तो कितना मिलेगा 20। इस तरीके से जो न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी वो आपका 20 हो जाएगी। यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या आपको मिल जाएगी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहीं पर डियर स्टूडेंट यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, तो इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी 19। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है डियर स्टूडेंट परमाणु क्रमांक बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है न्यूट्रॉन की संख्या के, ऑप्शन नंबर बी आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या के, ऑप्शन नंबर सी आपका प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के, ऑप्शन नंबर डी आपका इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका परमाणु क्रमांक होता है वह प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो इस तरीके से परमाणु क्रमांक बराबर हो जाएगा, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। इस तरीके से परमाणु क्रमांक आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री आपको यूट्यूब पर पिछले 4 सालों से कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। अभी तक डियर स्टूडेंट हज़ारों स्टूडेंट ने सिलेक्शन ले रखा है। मैं वीडियो बनाकर नहीं डालता हूँ डियर स्टूडेंट, आप अच्छी तरीके से देखिएगा। तो मैक्सिमम वीडियो में कमेंट बॉक्स में पड़ा है कि सर मैं आपके चैनल से बिल्कुल शानदार तरीके से तैयारी करके गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर में भी मेरा स्टूडेंट है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर में भी मेरा स्टूडेंट है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाज़ियाबाद, कहीं भी देख लीजिए हर एक कॉलेजों में मेरे स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे। मैं डियर स्टूडेंट पिछले 4 सालों से बिल्कुल फ्री कंप्लीट तैयारी करा रहा हूँ यूट्यूब पर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, और इस साल से मैंने IERT एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी बिल्कुल फ्री कंप्लीट तैयारी करवाना स्टार्ट कर दिया है। डियर स्टूडेंट, सारे वीडियोज़ हमारे चैनल पर पड़े हैं, वहाँ से जाकर आप बिल्कुल फ्री कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो। अब डियर स्टूडेंट देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका एक तत्व के दो समस्थानिकों में कौन सा गुण भिन्न हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है परमाणु संख्या, ऑप्शन नंबर बी आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन नंबर सी आपका द्रव्यमान संख्या और ऑप्शन नंबर डी आपका ए सभी। तो सबसे पहले आपको यह समझना है समस्थानिक क्या होता है। समस्थानिक का मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट कि जो परमाणु क्रमांक होगा दोनों तत्वों के समान होगा। समस्थानिक का मतलब परमाणु क्रमांक समान होगा। तो यदि आपका परमाणु क्रमांक समान होगा तो क्या भिन्न होगा, यदि परमाणु क्रमांक समान होगा तो परमाणु भार भिन्न होगा, यानी कि द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वहीं पर डियर स्टूडेंट यदि हम समभारिक की बात करें तो समभारिक वे तत्व कहलाते हैं जिनके परमाणु भार समान होते हैं। तो समस्थानिक और समभारिक में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। समस्थानिक का मतलब परमाणु क्रमांक समान होगा लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होगा, और समभारिक में आपका परमाणु भार समान होगा लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न। क्वेश्चन नंबर 12 आपका रेडियो एक्टिविटी की खोज कितने की। ऑप्शन नंबर ए आपका है मैडम क्यूरी, ऑप्शन नंबर बी आपका है हेनरी बैकुरल, ऑप्शन नंबर सी आपका है रदरफोर्ड और ऑप्शन नंबर डी आपका है हाइजेनबर्ग। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकुरल ने किया था। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के लिए उच्च ताप आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए आपका है वांडर वाल्स बलों को पार करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी आपका है नाभिकीय बलों को पार करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी आपका है गुरुत्वीय बलों को पार करने के लिए और ऑप्शन नंबर डी आपका है कूलाम्ब बलों को पार करने के लिए। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के लिए उच्चतम ताप आवश्यक है कूलाम्ब बलों को पार करने के लिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है विखंडन प्रक्रम से, ऑप्शन नंबर बी आपका है विघटन प्रक्रम से, ऑप्शन नंबर सी आपका है साइक्लोट्रॉन से, ऑप्शन नंबर डी आपका है संलयन प्रक्रम से। तो डियर स्टूडेंट सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है संलयन प्रक्रम से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। ऑप्शन नंबर ए आपका है चालन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आपका है संवहन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आपका है विकिरण द्वारा, ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण द्वारा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है सोडियम क्लोराइड में बंद होता है। तो मैंने बहुतों बार आपको बता चुका है कि सोडियम क्लोराइड में जो बंद होता है वो आपका वैद्युत संयोजी बंद होता है। वैद्युत संयोजी बंद इसलिए है क्योंकि इनमें जो कनेक्शन होता है वो आवेशों के माध्यम से, जैसे आपका सोडियम क्लोराइड है इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। तो इसके बीच बंद कैसे बनता है, Na पर प्लस और Cl पर माइनस के द्वारा इन दोनों के बीच बंद बनता है। तो इस तरीके से जो वैद्युत संयोजी बंद बनता है वो आवेशों के माध्यम से बनता है, यानी कि जो सोडियम क्लोराइड है वो वैद्युत संयोजक बंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है एक उत्प्रेरक। ऑप्शन नंबर ए आपका है किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा नहीं सकता, ऑप्शन नंबर बी आपका रासायनिक अभिक्रिया की गति को कम करता है, ऑप्शन नंबर सी आपका अभिक्रिया की गति को कम या अधिक कर सकता है, ऑप्शन नंबर डी आपका है ये आपका अभिक्रिया की गति को न कम तथा न ही अधिक कर सकता है। तो जो आपका एक उत्प्रेरक होता है वो अभिक्रिया की गति को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। जो आपका एक उत्प्रेरक होता है वो अभिक्रिया की गति को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि अभिक्रिया की गति को कम या अधिक कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है दूध से दही में परिवर्तन निम्न में से किस एंजाइम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है लैक्टेस एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी आपका है डास्टेस एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी आपका है इन्वर्टेज एंजाइम और ऑप्शन नंबर डी आपका है
पेटिशन एंजाइम। तो बताइएगा दूध से दही में परिवर्तन निम्न में से किस एंजाइम के कारण होता है। तो डियर स्टूडेंट, दूध से दही में परिवर्तन आपका लैक्टेस एंजाइम द्वारा होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है कार्बोनेट मूलक पर आवेश होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है -1, ऑप्शन नंबर बी आपका है +1, ऑप्शन नंबर सी आपका है -2 और ऑप्शन नंबर डी आपका है +2। तो कार्बोनेट मूलक पर जो आवेश होता है वो आपका -2 होता है। -2 इसलिए होता है डियर स्टूडेंट क्योंकि कार्बोनेट मूलक का जो रासायनिक सूत्र है वो आपका CO2 पर -2 होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कार्बोनेट मूलक पर जो आवेश है वो आपका -2 है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार है। तो कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार निकालने के लिए आपको कार्बोनेट आयन का रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए। तो कार्बोनेट आयन का जो रासायनिक सूत्र है वो आपका मैंने बताया CO2 पर -2। तो तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? तुल्यांकी भार बराबर होता है परमाणु भार बट्टे संयोजकता। तो सबसे पहले हम इसका परमाणु भार निकाल लेते हैं CO2 का। तो कार्बन का परमाणु भार 12 है, प्लस का 2 भाग ऑक्सीजन है तो 2 और ऑक्सीजन का परमाणु भार आपका होता है 16। तो 16 दूना 32 और 12 जोड़ोगे कितना आएगा? 32। 16 दूना 32 और 12 जोड़ोगे तो 44 आएगा। 16 दूना 32 और 12 जोड़ोगे तो 44 आएगा। तो यहाँ से आप तुल्यांकी भार निकाल लो। तो तुल्यांकी भार बराबर आपका हो जाएगा परमाणु भार बट्टे का संयोजकता है। लेकिन यहाँ पर डियर स्टूडेंट एक चीज़ देखिएगा, पावर में आपका -2 है तो ये तो आपका संयोजकता में आ जाएगा। तो परमाणु भार आपने निकाला 44 और संयोजकता आपका है 2, तो 2 से भाग देंगे तो 22 आना चाहिए। इस तरीके से कार्बोनेट मूलक का जो तुल्यांकी भार होगा वो आपका 22 होगा। इसको आप सही कर लीजिएगा, 22 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। ऑप्शन नंबर ए आपका है कार्बन 12, ऑप्शन नंबर बी आपका है ऑक्सीजन 16, ऑप्शन नंबर सी आपका है हाइड्रोजन 1 और ऑप्शन नंबर डी आपका है नाइट्रोजन 14। तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक जो है वो आपका कार्बन 12 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है किसी गैस के विसरण की दर निम्न पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका है परमाणुकता पर, ऑप्शन नंबर बी आपका विशिष्ट ऊष्मा पर, ऑप्शन नंबर सी आपका है अणुभार पर और ऑप्शन नंबर डी आपका है संयोजकता पर। तो जो आपका विसरण दर होता है अणुभार पर निर्भर करता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्योंकि डियर स्टूडेंट जो आपका विसरण दर आर होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√/m होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं विसरण दर जो है वह निर्भर करता है अणुभार पर। यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है एक जनरेटर, यानी एक जो आपका जनरेटर होता है वह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी आपका है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी आपका है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका एक जनरेटर होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा डियर स्टूडेंट कि जो आपका रासायनिक सेल होता है वह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। पहला ये बताइएगा कि रासायनिक जो सेल होता है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग ये बताइएगा कि डायनमो जो आपका होता है वह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है वह होगा। तो मैंने बिल्कुल शानदार तरीके से आपको बताया था कि जिसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके बाहरी कोश में डियर स्टूडेंट 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे आपका आता है हैलोजन श्रेणी में। जिसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आता है हैलोजन श्रेणी में। जैसे आपका हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हाइड्रोजन श्रेणी में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरीके से बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि क्या होगा
एक हैलोजन होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका है परमाणु भार के वृद्धि क्रम में। ऑप्शन नंबर बी आपका है परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में। ऑप्शन नंबर सी आपका है अणुभार के वृद्धि क्रम में। ऑप्शन नंबर डी आपका है वाष्प घनत्व के वृद्धि क्रम में। तो आधुनिक आवर्त सारणी में डियर स्टूडेंट तत्वों को परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में रखा गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में रखा गया है। वहीं पर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों को किस तरीके से व्यवस्थित किया गया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस अनुसार व्यवस्थित किया गया है। तो डियर स्टूडेंट आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो डियर स्टूडेंट अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपका 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और जो मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं उन तीनों क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।